हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप लोगों को संधि के बारे में बताया था, उसके क्या प्रकार होते हैं। फिर हमने उस प्रकार में से स्वर संधि को कंप्लीट किया था, जिसके 5 प्रकार थे। ठीक है, उसमें से गुण संधि था, दीर्घ संधि था, अयादि संधि था, यण था और वृद्धि था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जो इसका नेक्स्ट जो प्रकार है संधि का, व्यंजन संधि। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे विसर्ग। वैसे व्यंजन और विसर्ग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं। और जो हमारा संधि वाला टॉपिक है ये 2 to 3 मार्क्स कवर करेगा। ठीक है, मार्क्स का आएगा, किस में आएगा, लेक्चरार वाले एग्ज़ाम में। बिकॉज ये टोटल जो टॉपिक है हिंदी शब्द रचना, ठीक है, जो ये टोटल टॉपिक है, ये टोटल टॉपिक है हिंदी शब्द रचना। मतलब टॉपिक अगर आप देखोगे तो ये टॉपिक थर्ड है सिलेबस का। ठीक है, इसका सब टॉपिक है ये संधि। ठीक है, इसका सब टॉपिक है ये संधि। तो इसमें 4 टॉपिक हैं छोटे छोटे। तो ये पूरा टोटल मिलाकर जो ये टॉपिक है ये 10 मार्क्स का है। ठीक है, तो उसमें से संधि को 2 to 3 मार्क्स का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम व्यंजन और विसर्ग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, बस थोड़ा बहुत रूल है थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, व्यंजन संधि क्या होती है? व्यंजन संधि, ठीक है, व्यंजन संधि क्या होती है इसकी परिभाषा देख लेते हैं। हिंदी में पहले तो अगर यदि हमारे पास ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है, स्वर प्लस व्यंजन या व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन प्लस व्यंजन, मतलब कि जो पहला पद है उसका जो अंतिम वर्ण है ये स्वर भी हो सकता है, या ये व्यंजन भी हो सकता है, या ये व्यंजन हो सकता है। और वैसे ही सेम अगर ये वाला जो वर्ण है सेकंड पद का फर्स्ट, ये व्यंजन भी हो सकता है, ये स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। ये 3 कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इससे तो हमारे पास अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो हम उसे क्या कहेंगे, ऐसे स्वर का व्यंजन के साथ या व्यंजन का स्वर के साथ या व्यंजन का व्यंजन के साथ योग होकर जो विकार आएगा या बदलाव आएगा उसे हम व्यंजन संधि बोलेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं, साथ में नोट्स बनाते रहिएगा दोस्तों। व्यंजन संधि के कोई भी प्रकार नहीं है। सबसे पहले तो हमें देखना है कि व्यंजन जो संधि है इसका कोई भी ऐसे प्रकार वगैरह नहीं है। तो इसमें क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कोई चीज़ व्यंजन संधि है या नहीं? इसमें कुछ नियम है। ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग दिए हैं, किसी में 24 दिया है, किसी में 20 दिया है, किसी में 15 दिया है, बट ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। सब ने अपने अपने हिसाब से इसके नियम दिए हैं। ठीक है, तो आइए हम जो आदित्य की बुक फॉलो कर रहे हैं उसमें 7 नियम दिए हैं, तो उसमें से 2-4 नियम कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है नहीं, मे भी हो सकता है आए ना आए। ठीक है, तो इसका जो पहला जो इसका नियम है, इसका पहला नियम कहता है, अगर आप बुक में देखेंगे, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण, और वर्ग क्या है, वर्ग हमारे पास होते हैं क से म तक, इसको हम स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, या इनको वर्गी भी बोलते हैं। ठीक है, ये क से म तक मतलब क वर्ग, फिर च वर्ग, ट वर्ग, फिर आता त वर्ग, फिर आता प वर्ग। ठीक है, ये सब आपको हिंदी का जो पहला वीडियो है, ठीक है, जिस दिन से स्टार्ट किया है उसमें आपको मिल जाएगा, हिंदी वर्णमाला में। ठीक है, ये आप उसमें जाके देख सकते हैं कि स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं। ये सब आपको इन जो कीवर्ड्स हैं इनका यूज़ यहाँ पर होगा, लेकिन ये सब समझने के लिए आपको फर्स्ट वीडियो को रेफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास जो पहला नियम हमारा कहता है, पहला नियम कहता है अगर हमारे पास किसी भी इनमें से
किसी भी वर्ग का, ठीक है, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ, मतलब प्रथम वर्ण के साथ या तो किसका योग हो, जैसे मान लो वर्ग ये का, या ऐसा मान लो एग्जाम्पल सीधे प्रथम के साथ अगर कोई भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो, या य हो, र हो, ल हो या व हो, या फिर सभी स्वर हो, ठीक है, या फिर ह हो, ह भी आएगा इसमें। तो इसका जो है ये जो प्रथम वर्ण है ये किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा, ठीक है। जैसे क वर्ग का है तो क वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा होता है, ग होता है, ठीक है। इसका कौन सा होता है, ज होता है। ऐसे अगर ये बोल रहा है, हमारा नियम बोल रहा है, यदि हमारा जो वर्ग का प्रथम वर्ण के साथ, ठीक है, जो प्रथम वर्ण है इसके साथ अगर वर्ग का तीसरा, चौथा य, र, ल, व या सभी स्वर या ह आते हैं तो ये पहला जो है ये तीसरे में बदल जाएगा, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सत प्लस आचार, ये बन जाएगा त वर्ग का है, ठीक है। तो अगर तीसरा कौन सा होता है, द, पता है ना, तो ये त बदल जाएगा द में, ठीक है, हलंत वाला त। फिर ये क्या बन जाएगा, सद प्लस आचार, तो ये पूर्ण शब्द जो बनेगा वो बनेगा सदाचार, ठीक है। ये तो है पहला नियम, ठीक है, यह है हमारे पास पहला नियम। ठीक है, अब हम दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है हमारे पास, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं तब तक इसको रब कर देती हूँ, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। और साथ साथ में अगर मैं हर चीज़ तो नहीं लिख रही हूँ, जो भी मैं बोल रही हूँ आप उसके नोट्स भी बना सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर बात करी है तीसरे और चौथे की। व्हाट इफ़ अगर पांचवा हो तो नियम दूसरा पांचवा ही वाले की बात कर रहा है, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। नियम दूसरा कहता है दूसरा नियम कहता है यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद पांचवा वर्ण आए, ठीक है, या पांचवें वर्ण का योग हो तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवा अक्षर में बदल जाता है। समझते हैं, यदि हमारे पास वर्ग का प्रथम वर्ण के बाद कौन सा आए, पांचवा वर्ण आए, ठीक है। अभी तक हमने 3, 4 पढ़ा था, अब पांचवा आ रहा है वर्ग का। वर्ग आपको पता है ना, क से म तक है। कौन कौन से वर्ग है, क वर्ग है, च है, ट है, त है और प है, ठीक है, ये वर्ग, ओके। तो ये बोल रहा है कि ये किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के पांचवे में बदल जाएगा। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे होगा। मान लो हमारे पास एक है
सत प्लस मार्ग। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। अब हमने क्या बोला, अगर हमारे पास कोई प्रथम वर्ण के बाद, ये हमारे पास प्रथम वर्ण हो गया, इसके बाद कोई पांचवा आता है, ठीक है, तो मतलब पांचवे का योग होता है, तो प्रथम वर्ण का क्या होगा, प्रथम वर्ण अपने मतलब ये त वर्ग में ही, त वाला त वर्ग में ही पांचवे अक्षर में बदल जाएगा। जैसे इसका पांचवा कौन सा होगा, त थ द ध न आएगा ना इसका, ये तो ये हो जाएगा स प्लस न। ठीक है, इसको थोड़ा और एक्सपेंड करके बता देते हैं। देखो ये हो जाएगा स प्लस त, ये स्वर रहित त होता है या आधा त भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये माँ प्लस, अभी ऐसे ही मैं बता रही हूँ, ये कोई विच्छेद नहीं है, वैसे समझाने के लिए सिर्फ। तो ये त बदल जाएगा स्वर रहित न में, तो ये हो जाएगा स प्लस न प्लस मार्ग। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये आधा न होगा ना, और ये अक्षर को आधा लिखना मैंने बताया था आपको, जिसमें हमने वर्तनी किया है ना, उसमें अक्षर को आधा लिखना बताया। ठीक है, तो सन्मार्ग ये बन जाएगा हमारा सन्मार्ग। समझ में आए, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, ये इसका नियम है। अगर ये यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यदि पांचवा वर्ण आता है किसी भी वर्ग का, ठीक है, पांचवा वर्ण आता है, चाहे वो क का पांचवा आए या च का पांचवा आए या ट का या त का या प का। ठीक है, तो जो हमारा प्रथम वर्ण है वो अपने ही वर्ग के पांचवे में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के पांचवे में बदल जाएगा। ठीक है, पांचवे वर्ण में, या पांचवा अक्षर बोल लो, कुछ भी बोल लो। दोस्तों आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर रही हूँ। नियम थर्ड देख लेते हैं, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। चलो अब नियम थर्ड देख लेते हैं हम। नियम थर्ड, नियम थर्ड क्या कहता है, मान लो हमारे पास कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर प्लस 6 वर्ण हो, च के बाद आता ना 6 वर्ण, 6 वर्ण हो। ठीक है, कोई भी स्वर हो, स्वर के साथ अगर 6 वर्ण का योग हो रहा है तो इन दोनों के मध्य च आ जाता है। ठीक है, इन दोनों के मध्य क्या आ जाता है, यहाँ पर मान लो, यहाँ पर ये है, इनके मध्य आ जाएगा च। ठीक है, स्वर रहित च आ जाएगा या आधा च आ जाएगा। ठीक है, अब इससे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं एक। जैसे मान लो अनु प्लस छेद, अनुच्छेद का अगर वो करेंगे ना, तो यहाँ पर प्लस यहाँ पर च आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा अनु च अनुच्छेद। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, कोई भी स्वर, हमारे पास टोटल कितने 11 स्वर हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन सा स्वर आ रहा है, ओ आ रहा है। अगर यहाँ पर इसको और एक्सपेंड करेंगे तो आप ऐसा देख लीजिए, अ प्लस न प्लस लघु ऊ, ठीक है, प्लस छ प्लस अ प्लस ई लघु ई प्लस द प्लस अ, ये इसका पूर्ण शाब्दिक वो है, वर्ण विच्छेद है। ठीक है, तो ये देखिए, ये और ये छ और अ मिलाकर कंप्लीट छ होता है, मतलब यहाँ पर ये आधा ही, अगर इसके साथ ये मिला देंगे तो ये पूरा छ बनेगा। तो ये और ये मिलाकर क्या बना, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा,
च आ जाएगा, ठीक है। और कैसा च? स्वर रहित च या आधा च, ठीक है। ये नियम भी हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। मैं नेक्स्ट नियम की ओर को बढ़ रही हूँ, ठीक है दोस्तों। आप लोग इसको करते रहिएगा, आपको इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मैं हटा रही हूँ। अब हमारे पास आता है नियम 4। नियम 4 कहता है हमसे कि अगर त के बाद या द के बाद, किताब में सिर्फ त दिया है लेकिन आप द भी है इसका रूल, ठीक है। अगर क्या आता है? च या छ, या क्या आता है? ज या झ, ज झ, ठीक है। या क्या आता है? ट ठ, या क्या आता है? ड ढ, या आता है ल, या आता है श, या आता है ह, ठीक है। सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तह द के साथ च छ का, तह द के साथ ऐसे, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे त या द के साथ। किताब में सिर्फ त ही दिया है, ठीक है, ऐसे। तो इसमें क्या होगा, जो ये त द का विकार हो गया, बदलाव होगा, ये किस में बदल जाएगा? च में, स्वर रहित च में। यदि त द, ठीक है, का योग होता है च छ के साथ, तो जो त है या जो द है वो च में बदल जाएगा, ठीक है। ये जो भी मैं डेफिनेशन लिखा रही हूँ आप इसको लिख सकते हैं, या इसकी परिभाषा बोल लो या नियम बोल लो, ठीक है। ये इसमें बदल जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल, सेम ऐसे ही सारे होंगे, जैसे मान लो त के साथ ज और झ होगा, तो ये बदल जाएगा ज में, ठीक है। ऐसे ही अगर त के साथ अगर ट और ठ का योग होगा, तो ये बदल जाएंगे ट में। नहीं, सिर्फ ये वाला नहीं, सिर्फ त बदलेगा ट में, वो भी आधा ट। वैसे यहाँ ये बदलेगा ज में, ठीक है। ऐसे अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। मैं थोड़ा सा इस वाले पार्ट को इरेज कर रही हूँ एग्जांपल के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, या एक बार ये सारे ही बता देते हैं। अगर त का ड और ढ के साथ योग हो रहा है तो त बन जाएगा स्वरहित ढ। वैसे ही अगर त और त्व का ल के साथ योग हो रहा है तो त बदल जाएगा ल में, स्वर रहित ल में। अगर त, ये श और ह वाला मैं अभी बाद में बताऊंगी, ठीक है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है इसलिए। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। यहाँ पर देख लेते हैं, मान लो यहाँ पर मान लो हमारे पास है सत प्लस चेष्टा, चेष्टा, तो ये हो जाएगा स प्लस त प्लस चेष्टा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर त है, यहाँ पर च है, तो ये किस में बदल जाएगा? च में, और ये बन जाएगा सचेष्टा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा?
सचेष्टा बन जाएगा। अब इसी के बाद एक आता है त थ का श और ह के साथ। इसकी थोड़ा सा कंडीशन डिफरेंट है, ठीक है, होता सेम ही है, बस थोड़ा सा बदलाव है इसमें, ठीक है। आइए चलिए उसको देखते हैं। इसको मैं रेस कर देती हूँ। अब देखिए, अगर त का श के साथ योग हो रहा है तो क्या बनेगा? त का तो बन जाएगा च, ठीक है, और श का बन जाएगा छ। त का तो क्या बन जाएगा? च, और श का क्या बन जाएगा? छ। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तत् प्लस शिव, तो ये बनेगा तत् शिव, ठीक है। अब सेम ऐसे ही अगर हमारे पास, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, श तक हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, ये इसके योग के साथ, मतलब बस हमें यही देखना है कि बन क्या रहा है, ठीक है। अब हमें ये करना है, एक बार देख लेते हैं इसका ह के साथ, ठीक है। ये च के साथ स्वर रहित था, हाँ दोस्तों। अगर ह होता है, ठीक है, तो त का तो बन जाएगा द, स्वर रहित, और ह बदल जाएगा ध में, ठीक है। ह जो है वो बदल जाएगा किसमें? ध में, ठीक है। ये इसके नियम 4 थे। अब हम एक इसका 5th नियम भी देख लेते हैं, क्योंकि हाँ काफ़ी बार एग्ज़ाम में देखा गया इसका जो 5th नियम है ना वो पूछा जाता है थोड़ा सा, मतलब बस उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, बस और कुछ नहीं। फिफ्थ नियम है हमारे पास, यदि हमारे पास मान लो हमारे पास कोई पद है और उसका अंतिम वर्ण क्या है? म है, स्वर रहित म है, प्लस उसके साथ किसी का भी क से म तक, ठीक है, क से म तक जो स्पर्शी या वर्गीय होते हैं, स्पर्शी या वर्गीय जो वर्ण होते हैं या व्यंजन होते हैं, ठीक है, उनमें से अगर कुछ भी आता है, ठीक है, तो ये कंडीशन जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। मतलब इसके हमारे पास रिजल्ट क्या आएंगे? 2 रिजल्ट आते हैं। म किस में बदल जाएगा? 2 चीज़ों में बदल जाएगा। वो क्या क्या है देख लेते हैं। एक तो म का हो जाएगा अनुस्वार, ठीक है, एक तो म अनुस्वार में बदल जाएगा, और दूसरा सामने वाले, जो सामने वाले वर्ण के वर्ग का 5वां वर्ग में 5वां वर्ग भी लिखा जा सकता है, ठीक है, हाँ, जा सकता है। देखिए वो अगर वो बोल रहा है यदि प्रथम वर्ण का, जो प्रथम पद का है, लास्ट वर्ण स्वर रहित म हो और प्लस क से म तक कोई भी हो सकता है, ठीक है, इनको हम स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं, ठीक है,
क च ट त प का योग हो जाता है मतलब, ठीक है। तो म के स्थान पर दो प्रकार के बदलाव कर सकता है, या तो अनुस्वार आएगा या फिर सामने वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा वर्ण भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो सम प्लस कर है, ठीक है। तो ये सा तो ऐसे ही आएगा, ठीक है, प्लस स्वर रहित माँ आएगा, और ये का हो गया और प्लस रा हो गया, ठीक है। तो ये म का जो बदलाव हो ये किस में हो जाएगा, एक तो अनुस्वार और एक स्वर रहित पांचवा वर्ण सामने वाले का। क का पांचवा वर्ण पता है ना, ये फिर यहाँ पर कर आ जाएगा, ठीक है। ये है अण, ठीक है। क्या है हमारे पास नियम, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये नियम, ठीक है। तो इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए, और बुक में भी ये पांचवा नियम है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। या एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, एक और एग्जांपल दे देते हैं। यहाँ पर एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे सम, ठीक है, प्लस कल्प, तो ये हो जाएगा संकल्प, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, संकल्प। दोस्तों विसर्ग व्यंजन संधि में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नियम देख लेने हैं, और इसमें शब्दों की प्रैक्टिस कर लेना। बाकी इसमें इतना मुझे लग नहीं रहा है ये पूछा जाएगा, वैसे भी बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती है वो स्वर संधि है, क्योंकि उसमें 5 प्रकार भी हैं, उसमें बहुत सारी वेराइटीज़ भी आपको मिलती हैं। विसर्ग संधि में बहुत सारे नियम हैं, ठीक है। बस आपको नियमों को थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है, और कितने भी आप नियम पढ़ लो ज़रूरी नहीं है कि वही वाला नियम वहाँ पर आएगा, ठीक है। तो बस अगर आपको स्वरों का पता चल जाएगा तो थोड़ा आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विसर्ग संधि बता दूँगी, ठीक है। थैंक यू।